देखिए, मुझे लगता है कि इस चुनाव के बाद रिजल्ट जो भी हो, एक जी। पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए जो चुनाव आयोग की भूमिका की जांच करे ओके। और उसमें बाकायदा सरकार के और अपोजिशन के मेंबर रहने चाहिए। एक ओके। बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस बार के चुनाव जो चुनाव हमको दिखा रहे हैं, उसमें हम्म, हमें ये निश्चित कर लेना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री मुख्य चुनाव प्रचारक नहीं हो सकते, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास, आप देख रहे हैं दलित दस्तक। 7 चरणों में 6 चरण का चुनाव, 6वें चरण का चुनाव अभी चल रहा है। जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं, एक चरण का चुनाव बाकी है। इस बीच में चुनाव आयोग को लेकर तमाम सवाल उठने लगे हैं, और जिस तरीके से वोटों के आंकड़ों की गड़बड़ी सामने आए, उसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंच गया। क्या है इसके मायने? और इस वक्त जब चुनाव अपने आखिरी फेज में पहुंच रहा है, तो इस तरह की जो खबरें आ रही हैं उसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? हमारे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट अशोक भारती जी, जो नैकडोर के चेयरमैन भी हैं, और जय भीम। भारत आदिवासी पार्टी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता जितेंद्र कुमार मीना जी। अशोक सर, जो खबरें आ रही हैं आप भी देख रहे हैं उसको। जब एक चरण का चुनाव बाकी रह गया, अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं 6 चरण की वोटिंग हो रही है, और इस बीच में खबर आना, चुनाव आयोग पे सवाल उठना और बात सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंच जाना, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग की जो गतिविधियां हैं, हम्म। उनका जो एटीट्यूड है, वो हम्म। अब सब लोगों के सवालों के घेरे में है। हमें बड़ी खुशी हुई थी जब चुनाव आयोग ने चुनाव डिक्लेयर करने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उन्होंने बड़ी विस्तार से बताया था कि वो क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं, कैसे कैसे करने वाले हैं। क्या चुनाव आयोग ने ऐसा किया? एक बात। दूसरी बात यह है कि चुनाव आयोग फर्जी आंकड़े बना रहा है। जी। अगर चुनाव आयोग ने पिछले 5 साल मेहनत की होती तो ज्यादा संख्या में लोग वोट देते। ओके। अब चूंकि लोग निराश हैं, इसलिए वोट नहीं कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग जानबूझकर अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए वोटों की संख्या बढ़ा रहा है, जिससे वो ये बता सके कि हमने मेहनत की, लोगों ने इतना वोट किया। तीसरी बात ये कि मैं SY कुरैशी साहब, जो पहले चुनाव आयोग के सदस्य थे, जी। उन्होंने बयान दिया है। हम्म। उन्होंने बयान में ये कहा है कि हमारे पास तो रियल टाइम में डेटा अवेलेबल होता है। हम्म। तो चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि अगर रियल टाइम में डेटा उसके पास है, जी। तो वो उसको रियल टाइम में शेयर करने से बच क्यों रहा है? हम्म। चोर की गाड़ी में कहीं तिनका तो नहीं है? क्यों बच रहा है सर, आप ही बताएं। क्या नो, क्योंकि चोर की ये जो गाड़ी में कहीं तिनका ये तो जो नहीं है? वोटिंग परसेंटेज बढ़े हुए आ रहे हैं, आखिर ये कैसे बढ़ गए? और ये जो वोटिंग परसेंटेज है, जो लाखों वोटों का अंतर है, ये आखिर वोट किसको पड़े, जो पहले नहीं आ रहा और देखिए, बाद में निकल के आ रहा मैं तो ये सवाल कर रहा हूं, मेरा मेरा मानना ऐसा है। है? जी। पहली बात, इतने बड़ा जो विचलन है वोटों में, 5%, 6%, ये तो किसी भी साइंटिफिक प्रोसेस में हो नहीं सकता। जी। किसी भी साइंटिफिक प्रोसेस में इतना बड़ा एरर, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। हम्म। और मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को और साथ के साथ जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनको इस मसले पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि इतना बड़ा एरर किसकी गलती से आ रहा है, और जिसकी गलती से आ रहा है उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ओके। अगर जितेंद्र जी। किसी व्यक्ति ने फर्जीवाड़ा किया है, जी। तो उसको जेल में डाला जाना चाहिए, उसको सजा दी जानी चाहिए। अगर हम्म। कोई चुनाव आयुक्त उसमें शामिल है, उसको तुरंत टर्मिनेट करना चाहिए। चुनाव हम्म। आयोग के यदि कर्मचारी उसमें शामिल है, उनको टर्मिनेट करना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर चुनाव तो सरकारी कर्मचारी कराते हैं। हम्म। तो क्या सरकारी कर्मचारी पॉलिटिकली कमिटेड हो गए हैं? हम्म। तो हमें लगता है कि इसमें बहुत सारे सवाल हैं, जिन सवालों के जवाब मुझे लगता है चुनाव आयोग को देने चाहिए। और चुनाव आयोग को यह समझना चाहिए, जी। वो देश की जनता के प्रति जिम्मेदार है, सरकार के प्रति जिम्मेदार नहीं है।
जी, शुक्रिया। जितेंद्र जी, सर ने कहा कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन जब चुनाव आयोग किस तरीके से बनेगा, आयोग में कौन कौन से लोग होंगे, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें सरकार के हाथों में आ गई है, तो क्या ये हो पाना संभव है? जी देखिए, यहीं से वो जो शंका है वो सबके मन में बैठना शुरू हुई कि जो स्थापित प्रक्रिया थी, जो पहले से चली आ रही प्रक्रिया थी, जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया थी, जिसमें लीडर ऑफ जी। अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसके साथ साथ एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भूमिका होती थी। लेकिन हमने देखा कि पिछले दिनों जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था, स्पेशल सेशन बुला करके, और उस समय जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस कमेटी से बाहर किया गया और उसकी जगह जिस व्यक्ति को शामिल किया वो एक ऐसा व्यक्ति जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेटेड व्यक्ति हो गया। तो ऐसे में जिस व्यक्ति को चीफ इलेक्शन ऑफिसर, जो है कमिश्नर बनाया जाएगा, वो व्यक्ति जाहिर सी बात है कि जो सत्तारूढ़ दल होगा उसका व्यक्ति होगा। तो उसी दिन से ये आशंका सब लोगों के जहन में थी कि आखिर स्पेशल सेशन बुला करके इस पूरी की पूरी चयन प्रक्रिया को ही क्यों बदला गया, पहली बात। और जैसे ही चयन प्रक्रिया बदली गई उसके बाद स्टेट्स के असेंबलीज के इलेक्शंस हुए, और उन स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस के दौरान लोगों ने, सबने ये देखा कि इलेक्शन कमीशन की किस तरीके की भूमिका रही है। चाहे वो जब तमाम कैंडिडेट्स अपना भाषण दे रहे थे, पब्लिक के साथ जो इंटरेक्शन कर रहे थे, उस समय जो कमीशन की जो रोल रहा है, या अलग अलग तरीके से जिस तरीके से जो पूरी की पूरी प्रक्रिया में जो विरोधी दल था खास करके, उसको किस तरीके से टारगेट किया गया, उस सब पे हम लोगों ने देखा। और पिछले दिनों अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो 2-3 एपिसोड ऐसे हैं जो खास करके इसमें सवालिया निशान लगाते हैं कमीशन के रोल पे। जैसे कि मैं बात कर रहा था कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो वहां के प्रत्याशी थे, राजकुमार राउत जी, जो हमारी पार्टी के प्रत्याशी थे, उनको एक ऊंट पर बैठ करके नॉमिनेशन फाइल करने पर एनिमल क्रुएलिटी का नोटिस दिया गया, जबकि उसी कमीशन के लोग ऊंट पर, घोड़ों पर और अलग अलग तरीके से बैठ करके मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे थे। और ऐसा ही नहीं कि जो सत्ता पक्ष, जो बीजेपी पार्टी थी, उसके भी कैंडिडेट्स जो है ऊंटों का, घोड़ों का इस्तेमाल कर रहे थे, उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया। तो एक चीज वो हो गई। उसके साथ साथ आप देखिए कि जिस तरीके से नॉमिनेशन रद्द हुआ मध्य प्रदेश के भीतर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का, जो लोकसभा के प्रत्याशी थे खजुराहो का, वहां पे आप देखते हैं तो पता चलेगा कि उस सीट पर यह होता यह है कि जब भी कोई कैंडिडेट नॉमिनेशन अपना फाइल करता है तो जो ऑफिसर बैठता है, वो ऑफिसर पूरा A to Z एक एक शब्द जो है वो चेक करता है कि क्या नॉमिनेशन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, और उसको चेक करने के बाद ही वो अपने पास फॉर्म एक्सेप्ट करता है। अदरवाइज फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करता, वहीं वो करेक्ट कराता है। लेकिन वहां नहीं हुआ, और हुआ ये कि उस जो है गलत फॉर्म को एक्सेप्ट किया गया, और फिर जैसे ही फाइनल टाइम निकला उस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया, कह दिया गया कि पर्टिकुलर जगह पर साइन नहीं किए गए हैं। तो ये जवाबदेही किसकी थी? ऑफिसर की जवाबदेही थी कि वो फॉर्म को पहले एक्सेप्ट करने से पहले चेक करना था, लेकिन उसे डाल दिया गया कैंडिडेट के ऊपर। इसी तरीके से जब इंदौर के भीतर, या फिर हम लोग देखें सूरत के भीतर जो एपिसोड हुआ, उसमें भी इलेक्शन कमीशन की भूमिका तय होती है कि अगर मान लीजिए सूरत के भीतर किसी कैंडिडेट ने नॉमिनेशन अपना विड्रॉल कर लिया है, तो उसके बावजूद भी नोटा एक ऑप्शन होता है जिसमें कि लोगों के पास ये चॉइस है कि वो नोटा को वोट करें। तो वोट तो होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ, और एक कैंडिडेट को अनअपोज्ड जो है डिक्लेयर कर दिया गया, जो कि एकदम सरासर गलत है। जिन लोगों को नोटा एक्सरसाइज करना था, चाहे वो करते ना करते वो बाद की चीज थी, लेकिन वहां पर पोलिंग होनी चाहिए थी। इसीलिए लगातार हम लोग देख रहे हैं। फिर अभी जो अशोक जी ने सवाल उठाया कि जिस तरीके से डिले हो रहा है, वो डिले तो एक मसला है ही। पिछले दिनों कुछ आंकड़े हम सबके सामने आए कि पूरे देश भर में लगभग 1,07,00,000 वोटों का डिफरेंस है, और उसको लेकर के लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि भाई इतना ये गैप कैसे, ये वेरिएशंस कैसे आ रहे हैं, ये जरा बताइए। एक कुछ दिनों से एक दो चिट्ठियां घूम रही है, जो खास करके धुले का जो महाराष्ट्र की सीट है, वहां का जो रिटर्निंग ऑफिसर ने एक 20 मई की एक चिट्ठी है और एक 21 मई की चिट्ठी है। दोनों चिट्ठियों में जब देखेंगे सेम ऑफिसर ने रात को दोनों चिट्ठियां 9 बजे साइन की है, लेकिन सिर्फ डेट का अंतर है। अब जो 20 मई की चिट्ठी है और जो 21 मई की चिट्ठी है, उसमें
87+ वोट्स का जो है डिफरेंसेस है। सवाल ये है कि जब रात को 9 बजे वोट पढ़ के खत्म हो चुका है, फाइनल डेटा आ चुका है, तो अगले शाम को रात 9 बजे तक, अगले 24 घंटे में ये 87,000 वोट्स कहां से बढ़ गया? कहाँ से बढ़ गए? सतीश जी ने ज्वाइन कर लिया। जितेंद्र जी, कहाँ से बढ़ रहे हैं ये वोट? सतीश जी, जो वोट रेफरेंसेस आ रहे हैं, इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? सतीश प्रकाश जी हैं हमारे साथ, दलित चिंतक हैं और एक्टिविस्ट भी हैं। सतीश जी प्लीज। नहीं, देखिए, चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक आशंका है। चुनाव आयोग का काम है चुनाव कराना। चुनाव के साधन क्या होंगे ये लोगों को तय करना होगा। चुनाव आयोग, जब देश की जनता ये चाहती है कि बैलेट से चुनाव हो, वो एक राजनीतिक दल नहीं है। अभी तक इसमें कांग्रेस की चुप्पी कहीं ना कहीं रही लंबे समय से, क्योंकि ये माना जाता था कि कांग्रेस ने ईवीएम को लेकर के आई तो कांग्रेस को ऐसा लगता था कि उसने एक बहुत बड़ा इन्वेंशन किया है। लेकिन आज कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर से तमाम लीडरशिप इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं उनका एक सवाल रहेगा। ईवीएम को लेकर के जो आशंकाएं हैं वो कांग्रेस के अंदर भी है। तमाम क्षेत्रीय जन पहले दिन से इस बात को लेकर के कहते हैं। निश्चित रूप से अगर आप ये कहेंगे, देखिए, चुनाव में जो रिटर्निंग अफसर है वो एक जो चुनावी अभिकर्ता है, बाकायदा उसको फॉर्म 17C देगा ही। कितनी वोट पड़ी हैं ये उसको देना ही पड़ेगा। और वही चुनावी अभिकर्ता उस फॉर्म को लेकर के बाकायदा उम्मीदवार की तरफ से जब गिनती में जाएगा तो उसका दोनों का मिलान होगा। लेकिन आमतौर पर सिस्टम के अंदर लैकुना क्या होता है कि पहले राउंड का चुनाव, दूसरे राउंड का चुनाव, उसके बाद वो चुनावी प्रक्रिया इतनी फास्ट होती है, उसमें फटाफट मशीनें खुलती हैं, लोग उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते। और इसका फायदा कहीं ना कहीं राजनीतिक दल या जो जो प्रशासनिक व्यवस्था है, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था का अगर भारत में बिहेवियर देखेंगे, जब तक प्रशासनिक व्यवस्था को ये नहीं लगेगा कि सत्ता परिवर्तन होने जा रही है या सत्ता परिवर्तन हो सकती है, क्योंकि देखिए सरकारी नौकरी की भी अपनी लिमिटेशन है, तो कहीं ना कहीं उसका झुकाव सरकार की तरफ चल जाता है। और ऐसे झुकाव का फायदा सरकारें उठाती है। पिछले चुनाव में अगर आप मेरठ में देखेंगे, जैसे बहुजन समाज पार्टी का जो कैंडिडेट थे उसको 5,000 वोटों से हराया। आरंभिक अवस्थाओं में वो जीते, 48% उन्होंने कहीं ना कहीं वोट लिया, जीते, लेकिन रात का समय गुजरता रहा, उसके ऊपर से प्रशासन और व्यवस्थाओं ने जिस तरीके से दबाव डाला, तो ये एक सवाल ही है। और देखिए, चुनाव आयोग इसमें देखिए न्याय व्यवस्था की भूमिका को लेकर के लोगों के मन में एक आशंका, अल्टीमेटली एक आम व्यक्ति ये सोचता है कि अगर सिस्टम खराब है, सरकार खराब है, तो कहीं ना कहीं जो न्याय व्यवस्था है वहां से इन चीजों को रिफाइन किया जा सकता है। अभी 17 मई को चुनाव आयोग ये कहते हैं कि हम रात भर जो है, पूरी की पूरी रात भर तक भी हम सुनवाई करने के लिए तैयार हैं, 24 घंटे की। लेकिन कहीं ना कहीं कल की जो टिप्पणी रही है, क्योंकि 4 तारीख से टाल दिया गया है आप मामले को फिलहाल। जी जी, देखिए, 4 तारीख से पहले अगर न्याय व्यवस्था ने ये कहा कि शायद हम असक्षम हैं, क्योंकि वो रिटर्निंग अफसर की चिट्ठी अगर वो जारी नहीं कर सकते, वो वेबसाइट के ऊपर नहीं डाल सकते, तो 4 तारीख के बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो इसका कोई बहुत ज्यादा मूल्य नहीं रह जाएगा। और देखिए, 2 चीजें मैं जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं सिस्टम को अब रिफाइन करने का समय है। चुनाव आयोग की कहीं ना कहीं जो भी भूमिका है वो कहीं ना कहीं संदेह है। आम जनता को ऐसा लगता है कि जो वोट वो दे रहे हैं वो वोट एक्यूरेट जगह ना जाकर के उसका कुछ लोग मिसयूज कर सकते हैं, और ये किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत बेहतर नहीं हो सकता। क्योंकि आम जनमानस का विश्वास अगर वोट के ऊपर नहीं रहेगा, जो उसको राइट्स मिला है, अगर उसको लगता है कि जो वोट किसी को भी दे सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, तो ये कहीं ना कहीं एक लोगों के मन में एक घोर आशंका की व्यवस्था पैदा करता है। जी सतीश जी, जो आपने कहा, कपिल सिब्बल भी कल वही सवाल उठा रहे थे कि बाद में चीजें सामने आ भी जाती हैं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। अशोक सर, फिर होगा क्या? इसका नुकसान किसको ज्यादा हो रहा है? क्योंकि देखिए, सुप्रिया सुले जैसी बड़ी नेता एक ये भी आरोप लगा रही है, वहां से खबर आई कि स्ट्रांग रूम की लाइटें लगातार कट रही हैं और अलग अलग हिस्सों से ये आ रहा है कि कैमरा बंद हो जा रहे हैं, और फिर वो 1-2 मिनट के लिए अगर लाइट कटती भी है तो 1-2 मिनट में फिर लाइट आ जानी चाहिए, लेकिन आधे आधे घंटे लाइट कट रही है और बड़े बड़े नेता ऐसे बात कह रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इस चुनाव के बाद रिजल्ट जो भी हो, एक जी। पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए जो चुनाव आयोग की भूमिका की जांच करे, ओके। और उसमें बाकायदा सरकार के और अपोजिशन के मेंबर रहने चाहिए। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि इस बार के जो चुनाव हमको दिखा रहे हैं, उसमें हमें ये निश्चित कर लेना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री मुख्य चुनाव प्रचारक नहीं हो सकते, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। वो 1 या 2 सभाओं से ज्यादा अटेंड करने की उनकी ऊपर रोक लगाई जानी चाहिए।
ऐसे ही जो केंद्र में जो मंत्री हैं उन पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। अगर मान लीजिए वो पार्टी की तरफ से चुनाव के मुख्य प्रचारक हैं तो वो रिजाइन करे अपनी पोजीशन से। तीसरी बात ये कर सकते हैं कि भारत का चुनाव भारत के राष्ट्रपति के नेतृत्व में होना चाहिए, प्रधानमंत्री और सरकार के नेतृत्व में नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा कि पार्टी का जो हस्तक्षेप है, जो शंकाएं आ रही है वो शंकाएं रुक जाएंगी। चौथी बात यह है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए मैं समझता हूं कि जो पैनल बनना चाहिए उस पैनल में केवल सरकार के नुमाइंदे नहीं होने चाहिए, उस पैनल में नागरिक समाज के नुमाइंदे भी होने चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी सरकार के नुमाइंदे तो है ही है उसमें, तो नागरिक समाज के नुमाइंदे होने चाहिए और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के नुमाइंदे होने चाहिए। तो इस तरह से मुझे लगता है कि चुनाव आयोग के सिलेक्शन की मशीनरी को थोड़ा ब्रॉड किया जाना चाहिए। ये केवल 2-3 लोगों के हाथ में नहीं रहना चाहिए। ये बड़ा सवाल उठाया सर आपने कि प्रधानमंत्री और मंत्री जिस तरीके से चुनाव प्रचार करते हैं वो अपने आप में उसकी समीक्षा होनी चाहिए। चुनाव सुधार की बात कह रहे हैं आप? जी, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि भारत की चुनाव प्रक्रिया 1950s में डिसाइड हुई थी। अब ये वक्त आ गया है कि भारत की, क्योंकि बहुत सारे अनुभव हमारे पास आ गए हैं, बहुत सारी कमियां भी हमारे चुनाव की सामने आ गई हैं और हमें ये भी देखना है कि क्या होता है कि क्या खास तौर से जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं उनके पास वोट बहुत होता है लेकिन उनके प्रतिनिधि संसद में पहुंच नहीं पाते। तो प्रोपोर्शनेट इलेक्शन की व्यवस्था पे भी हमको जाना चाहिए कि आधे जो नुमाइंदे हैं वो चुनाव से चुने जाएं और बाकी आधे नुमाइंदे जो हैं वोटों के परसेंटेज के आधार पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी की प्रोपोर्शनेट एलोकेशन के आधार पर नुमाइंदे लाए जाने चाहिए। ओके ओके जितेंद्र जी, जो बात कही सर ने, अशोक जी ने, भीड़ बहुत जुटती है। जैसे आप जिस पार्टी से संबंध रखते हैं, भारत आदिवासी पार्टी, उसकी सभाओं में भी हमने देखा काफी सपोर्ट मिला। और जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके ठीक पहले पार्टी बनी थी, उस हिसाब से उसका प्रदर्शन काफी शानदार कहा जाएगा। एक उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। तो जो भीड़ दिखती है, जो समर्थन दिखता है, जो बहुजन समाज के नेता हैं या फिर जो दल हैं, उनके लिए जब वोटिंग होती है, नतीजे आते हैं, तो उस तरीके से वो जीत में, नंबर्स ऑफ सीट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सुख जी। देखिए ये बात सही है। इसीलिए हम लोग इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली सवाल वही आएगा कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? क्योंकि अशोक जी ने कहा पार्लियामेंट्री कमेटी, लेकिन अगेन वो पार्लियामेंट्री कमेटी का प्रपोजल से लेके सारी चीजें ये मेजोरिटी से तय होना है और अल्टीमेटली मेजोरिटी सत्तारूढ़ दल के पास होगी। तो हर बार ये एक परेशानी रहेगी। लेकिन ये जरूर बात सही है कि हमें कुछ न कुछ एक ऑल्टरनेट मॉडल पे काम करने की जरूरत है। हमें इसको और ज्यादा पारदर्शी बनाए जाने की जरूरत है ताकि जो अलग अलग सेक्शन सोसाइटी के हैं, चाहे आदिवासी हो, चाहे घुमंतु जो समुदाय हैं उनके लोग हों, या और भी तमाम समुदायों के जो लोग हैं, उन सबको भी इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सके, वो भी अपनी पावर एक्सरसाइज कर सके। देखिए परेशानी कहाँ हो रही है, सिर्फ इतना ही मामला नहीं है कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ ऊपर तो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अगर लोअर लेवल पे भी देखेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा जो सत्तारूढ़ पार्टियां होती है स्टेट लेवल पे या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसके कंट्रोल में होता है, वो तय करता है कि किधर जाना है। पूरी की पूरी मशीनरी वहां पर लोगों के खिलाफ, खास करके मार्जिनलाइज सेक्शन के खिलाफ में काम करती है। जैसे कि आप देख लीजिए, आपने लगातार पिछले दिनों वीडियोस देखे होंगे जहां पर कि बुर्के वाली महिलाओं का बुर्का हटा हटा करके, तो क्या पर्दे वाली महिलाओं का मामले ये साथ नहीं होता, लेकिन पर्दे के साथ में जो महिला घूंघट ओढ़ के जा रही है उनको कोई परेशानी नहीं, लेकिन बुर्के वाली के साथ में परेशानी है। ऐसे ही आदिवासी इलाकों में जब जाएंगे तो पता चलेगा कि आदिवासी आधे से लोगों को ठीक से पढ़ना नहीं आता है, बुजुर्ग है, पढ़ना नहीं आता, अक्षर ज्ञान नहीं है, लेकिन वो अपना चुनाव चिन्ह पहचानते, सारी चीजें पहचानते, लोगों अपने नेता को पहचानते, उसकी बात को समझते। पढ़ना नहीं आता, हो सकता है अक्षर ज्ञान उसके पास नहीं है, तो उसको पुलिस प्रशासन के लोग या बाकी लोग डरा धमका के भगा देंगे। आपको कह देंगे आपका पोलिंग का टाइम 6 बजे, उनको कह दिया जाएगा जी 5 बजे हो गया खत्म, चलो चलो जाइए जाइए जाइए, निकल जाइए। सो उस तरीके से आप देखेंगे पूरी की पूरी प्रक्रिया को ही रिव्यू किए जाने की जरूरत है।
क्योंकि ये हमेशा से सत्तारूढ़ दल के फेवर में काम करती रही है। इसीलिए जब कोई नॉर्मल प्रोग्राम होगा तो वो सारे लोग आपको विजिबल हो जाते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पूरी की पूरी मशीनरी उस समय सत्तारूढ़ दल के फेवर में काम करती है, लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ में जाकर के। तो ये एक तरीका है जो हम लोग लगातार पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं, और खास करके जब से हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन और वो सब प्रक्रिया। अब जैसे एक एग्जांपल आपको बताता हूँ इलेक्शन कमीशन की भूमिका का। फरवरी में हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन से सिंबल के लिए पार्टी की तरफ से अप्लाई किया था कि हमें इलेक्शन सिंबल अलॉट किया जाए। 20 फरवरी की मैं एग्जैक्ट डेट्स के साथ बात कर रहा हूँ। हमें 21 मार्च को एक नोटिस भेजा गया जो हमें अप्रैल की 3 तारीख को रिसीव हुआ। 21 मार्च की डेट का लेटर 3 अप्रैल को रिसीव हुआ, जिसमें कहा गया कि आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है और बेसिस दिया गया कि आपने लास्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म से जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर था वो आपने डिटेल फाइल नहीं की, जबकि पार्टी को बने हुए ही अभी तो 4 या 6 महीने हुए थे। तो हम 2 टर्म से इलेक्शन एक्सपेंडिचर कैसे सबमिट करेंगे? मतलब तमाम तरीकों से डिमोरलाइज करने की कोशिश की जा। इसमें थोड़ी सी और चीज, दूसरी चीज उन्होंने कंडीशंस बताई कि आपने जो कैंडिडेट्स का जो इलेक्शन का एक्सपेंडिचर है वो डिटेल नहीं दिया, तो हमने इलेक्शन ही फाइट नहीं किया, तो हम डिटेल कैसे देते? फिर उसका हमने रिस्पॉन्ड फाइल किया, उसका कोई जवाब नहीं आया। देन हम लोग हाई कोर्ट अप्रोच किए, मैं खुद हाई कोर्ट अप्रोच किया, और हाई कोर्ट अप्रोच करने के बाद हाई कोर्ट ने कमीशन को इंस्ट्रक्ट किया कि एज सुन एज पॉसिबल इनको इलेक्शन सिंबल अलॉट किया जाए। और ये डेट का मामला आता है हम लोगों को लगभग 4 या 5 अप्रैल का। हम लोगों को ये कमीशन को हमने चिट्ठी दोबारा हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भेजी। आप जानकर के हैरान होंगे कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी आज तक हमें सिंबल अलॉट नहीं हुआ। चुनाव हो चुका है, ओके 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 ओके, ये तमाम बड़ी इलेक्शन कमीशन ने हमें दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद आज तक हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया कि हाई कोर्ट के ऑर्डर पर उन्होंने क्या डिसीजन लिया, क्या हमारी एप्लीकेशन फिर से रिजेक्ट की, एक्सेप्ट की, हमें आज तक सिंबल नहीं मिला। ओके, ये बड़े सवाल हैं। सतीश जी, एक बात बताइए, कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही, अभी बीजेपी है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और जो तमाम और प्रमुख दल हैं वो बहुत कमजोर नहीं माने जाएंगे, बावजूद उसके वो इन तमाम सुधारों को लेकर दबाव क्यों नहीं बना पा रहे हैं सरकार पर? या फिर आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में चीजें सुधर सकती हैं? नहीं, देखिए, सैद्धांतिक बातें करना अलग है। मेरे हिसाब से तमाम पॉलिटिकल पार्टी को यही एक समय, ये चुनाव भी ऐसे गुजरेगा, और इस चुनाव के गुजर जाने के बाद में फिर आप एक नई लाइफ की तरफ आप मुड़ जाते हैं। मेरे हिसाब से पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव आयोग के ऊपर दबाव नहीं, वहां जाकर के बैठना चाहिए कि इस बार का चुनाव या तो ईवीएम से ही होगा या बैलेट पेपर से होगा। बैलेट पेपर से क्यों होगा कि बाकायदा तथ्य तमाम लोगों के सामने, जनता से ऊपर कोई नहीं हो सकता। और देखिए चुनाव, देखिए सिस्टम की जो खामियां हैं उसका लाभ हमेशा जो सामाजिक रूप से मजबूत है वो उसका लाभ उठाता है, और जो सामाजिक सिस्टम की खामियों का जो परिणाम, अंतिम बुरा परिणाम अगर किसी के हिस्से में आता है तो जो सामाजिक रूप से कमजोर लोग हैं वो ही हमेशा उसके शिकार होते हैं। चुनाव आयोग की प्रक्रिया बहुत मजबूती से होनी चाहिए। देश में जब इस तरह का एक माहौल है, सामाजिक डिफरेंस भी है, गांव है, देहात है, अलग अलग लोगों का अलग अलग सूख है, तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को सारे बिंदुओं को क्लियर करना चाहिए। दूसरी बात, एक बात मैं फिर ये कहूंगा कि देखिए कहीं ना कहीं लोगों को जो अल्टीमेट एक उम्मीद है, अभी जो सर कह रहे थे, जितेंद्र जी कह रहे थे कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अगर चुनाव खत्म हो गया और चुनाव सिंबल किसी पार्टी को नहीं मिल रहा है तो एक सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए भी खड़ा होता है कि देखिए अभी आपने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा कि भाई 100% वीवीपैट से चुनाव होगा, 100%, लेकिन 100% से वीवीपैट से चुनाव कराने का उद्देश्य नहीं आप बता पाए। आप उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कि 5% या सिलेक्टेड आप वोटिंग जो है आप वीवीपैट की गिनती करेंगे, और बाकायदा वीवीपैट को सरकार ये भी निर्देश दे रहे हैं चुनाव आयोग को कि 45 डेज तक आपको उसको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। तो ये सवाल कहीं ना कहीं एक इस तरह के माहौल में, एक तरफ तो आप उस सिस्टम को बचा के रखना चाहते हैं और एक तरफ आप उसकी काउंटिंग में भी उसको शामिल नहीं करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं और कई लोगों के अंदर है। मेरे हिसाब से तमाम राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने से पहले, भविष्य का जो भी चुनाव होगा, उनको चुनाव आयोग को स्पष्ट लिख के कर देना चाहिए
देश के राष्ट्रपति को भी लिख के देना चाहिए कि अगला जो चुनाव होगा वो बैलेट से होगा या ईवीएम से होगा, ये आज तय हो जाना चाहिए। ये चुनाव के ओके समय में नहीं होगा, क्योंकि आमतौर पर चुनाव आयोग इन चीजों का बड़ा फायदा उठाते हैं। जी अंत में जाकर के विवाद खड़ा होता है। विवाद कहां से शुरू हुआ? विवाद जब प्रथम और सेकंड चरण के जो आंकड़े हुए, क्योंकि विवाद चरणों के बाद हुआ सतीश है। जी, समय कम है। अब जी जी देखिए, अब जी वो कह रहे हैं कि आपको मार्च में आना चाहिए था। अब मार्च में हम्म कैसे आ जाते हैं भाई? मार्च में चुनाव थोड़ी था। जो हम्म चुनाव से को लेकर के जो खामियां निकली है, वो चुनाव होने के बाद निकली है ना, प्रथम जी और सेकंड चुनाव के बाद निकली है ना। तो चूंकि ओके खामियां जब निकली है तभी वो जाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि अब इसमें कहीं ना कहीं किंतु परंतु ना करके पॉलिटिकल पार्टियों को, जो विपक्ष में है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे हम्म समाजवादी है या बहुजन समाज पार्टी है, जो जितने भी क्षेत्रीय दल है, उनको तमाम लोगों को चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि अगला चुनाव हम बैलेट से ही चाहते हैं, हम्म। ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते। जी शुक्रिया सतीश जी। आप 4 मिनट बचे हैं तो एक एक आखिरी टिप्पणी चाहूंगा आप लोगों की। अशोक सर, किस तरफ चुनाव जा रही है? अभी तक का ऑलमोस्ट चुनाव खत्म है, जो चीजें डिसाइड होनी होगी वो कहीं ना कहीं हो गई होगी जमीन पे। किस तरफ जा रहा है चुनाव? क्या देख रहे हैं आप फाइनल रिजल्ट? म्यूट है सर, म्यूट है, म्यूट है। चुनाव के बारे में जो असेसमेंट का काम तो हमारा नहीं है, और जी, हम ये समझते हैं जो कि आप जमीन पे घूम रहे हैं। जी, जनता चुनाव लड़ रही है, और मुझे लगता है जीत तो जनता की होने वाली है। ओके, जीत जनता की होगी। जितेंद्र जी, आपकी टिप्पणी। जी बिल्कुल, देखिए जनता बदलाव को आतुर है और बदलाव होगा। ओके जी सतीश जी। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूं। कहीं ना कहीं देखिए, जब जनता ही विपक्ष बन जाए तो सत्ता परिवर्तन कहीं ना कहीं होकर के ही रहता है। कहीं ना कहीं जनता के अंदर आक्रोश है। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अब तक के जितने भी चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में बीजेपी हमेशा पिच सेट करती थी, मुद्दे सेट करती थी। इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है, चाहे वो जनता का दबाव मान लो या पॉलिटिकल पार्टियों की जो विपक्ष है उसकी रणनीति मान लो, कि जो विपक्ष के मुद्दे हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं सरकार को जाकर के जवाब देना पड़ रहा। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये सत्ता परिवर्तन का इंडिकेटर हो सकता है। बहुत बहुत मेरा शुक्रिया आप तीन जी। जी सर प्लीज। मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, हमको ये समझना है हम्म कि पार्टियां तो आती हैं और जाती हैं, एक ही चीज हम्म स्थायी है, वो है जनता। हम्म तो जनता के मैंडेट का चुनाव होता है, ये पार्टियों का हम्म चुनाव नहीं होता। हम्म तो पार्टी कोई भी रहे, कैसी भी रहे, ये हम्म जनता के मैंडेट का सवाल है। और हम्म इस अब हो सकता है जनता मैंडेट किसी एक पार्टी को दे, हो सकता है 2 को दे, हो सकता है 4 को दे। तो मेरी हम्म समझ ऐसी है, मेरा दृष्टिकोण ऐसा है कि हमें चुनाव के परिणाम के बारे में ज्यादा चिंता करने की बजाय जनता हम्म के मैंडेट की चिंता करनी चाहिए। और जन जनता का जो मैंडेट है वो कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ है, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं साहब, कह सकते हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल, ये लगातार आप देखिए कि डे वन से जब पूरी इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुई है, तो आप देखिए कि लगातार पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा लोग सामने आकर के इस चुनाव को लड़ रहे हैं। लोग खुद जो है सत्तारूढ़ पार्टी को, बीजेपी को, मोदी को, उसको एक्सपोज कर रहे हैं कि आपने किस तरीके के वादे पास्ट में किए हैं, आपका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आपने पिछले दिनों क्या क्या बोला है। और जो एक सबसे खास चीज की, जब संविधान के ऊपर बात आई और उधर से लगातार ये कहा जाने लगा कि 400 सीट इसलिए चाहिए ताकि मैं संविधान को बदला जा सके, और ये जब अलग अलग बीजेपी कैंडिडेट्स की तरफ से आई बात, और जब इधर से जनता ने कहा कि ये तो संविधान बदलना चाहते हैं, तुरंत जो है बीजेपी चार हिंदू सौ मुसलमान की सीटें पिच पे इसलिए चली गए। चाहिए क्योंकि जी फिर जी जी, वो मुसलमानों का हिंदू रिजर्वेशन मुसलमान, खत्म करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम्म उन्होंने तुरंत इस पिच को बदल करके हिंदू मुसलमान की पिच पे चले गए, और बिल्कुल हिंदू बिल्कुल। मुसलमान की पिच पे जाकर के कि आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी भैंस हम्म खोल लेंगे, और आपका ये कर देंगे, वो कर देंगे। दरअसल उस पे जैसे ये चुनाव शिफ्ट हुआ तो ये समझ में आ चुका था कि जनता ने अपना खुद का नैरेटिव सेट कर दिया है, जी और जितेंद्र जी, विपक्षी रोकना पार्टियों ने पड़ेगा ज्यादातर आपको। उसी के साथ जाना पड़ी। जी, जी रोकना थैंक यू। पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो ये बदलाव देखा गया जिसका जिक्र जितेंद्र जी कर रहे थे, उससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है वो जनता के दबाव में है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। देखते रहिए दलित जय दस्तक, भीम। और हमारे चैनल को लाइक करिए, थैंक यू। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, संभव हो तो मदद भी करिए। जय हिंद।